तो जीएस पेपर 3 में जो मेंस का स्पेशली इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या क्या क्वेश्चंस थे, कहने के लिए तो ये 4 क्वेश्चंस ही हैं, बट आगे की हमारी प्लानिंग, आगे की हमारी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से किस दिशा में होनी चाहिए, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर मैं जो आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ हर क्वेश्चन को डिटेल में, इसको मैं कल भी बताया था ज्योग्राफी में भी, कि मैं इस तरह से ऑब्जर्वेशन आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पेपर दे रहे हो, रूम में बैठे हो, तो चीजें दिमाग में क्या क्या आ सकती हैं। ये नहीं कि कोई बड़ा महान ऐसे आइडियलिस्टिक सॉल्यूशन ले आऊं तुम्हारे लिए, बड़े बड़े कठिन कठिन चीजें और यूनिकनेस दिखा के कहूं कि अरे नहीं नहीं ये तो है। आप रियलिटी में वहां क्या क्या सोच सकते हो बेस्ड ऑन अवर नॉलेज, उसके हिसाब से हम आंसर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो वो क्या कह रहा है कि डिस्कस हाउ द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो एक तरफ वो कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो नीड है हमारी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है हम लोग, ओके ठीक है, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि वो बात करना चाह रहा है कि भाई एक तरह से जो बिल्कुल द्रुत अवसंरचना जो विकास है, एकदम तेजी से जो विकास हो रहा है, और साथ ही साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ऑफ इंडिया कैन बी मैनेज्ड विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये वो कह रहा है सबसे पहली चीज कि इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में आपदा, डिजास्टर का मैनेजमेंट, है ना, अगर उनको हम लोग मतलब एक तरह से कंपेयर करें या इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करें, तो आपस में एक दूसरे के क्या है, खिलाफ है, कहने के लिए कि तुम अगर चाहते हो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, थोड़ा सोचो कि वेस्टर्न घाट का एग्जांपल लो, आप सोचो, है ना, वेस्टर्न घाट के साथ में हिमालय रीजन का एग्जांपल लो, मैंग्रोव एरियाज लो, कोरल रीजन्स के आसपास के क्षेत्र ले लो, अंडमान निकोबार के एग्जांपल्स ले लो। ये भारत की वो जगह है जो इकोलॉजिकली काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है, पारिस्थितिक रूप से अगर आप देखोगे वहां आपदा भी आने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ वहां पे डेवलपमेंट की भी नीड हो जाती है कई बार। तो इन दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना, इन सब चीजों को लेकर जो है वो आपसे यहाँ पर सवाल पूछने की कोशिश कर रहा। तो देखो क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पर अगर हाउ से एक तो क्वेश्चन चालू हुआ है, और वो कह रहा है इन इंडिया कैन बी मैनेज्ड विद सुटेबल एग्जांपल्स भी आपको बताने। तो थोड़ा सा हमें ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में पहले एक इस तरह से अपने को समझाना पड़ेगा बेसिकली कि किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन की कहानी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर पुश करेंगे हम तो डिजास्टर की रिस्क भी कई बार बढ़ने लगती है, स्पेशली हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट, है ना, और फिर अगर थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज ऐड कर दोगे तो वही और सारी चीजों को एम्पलीफाई कर देता है। तो जो पूछा है उससे रिलेटेड हमने इंट्रो के बारे में थोड़ी सी अपने शब्दों में चर्चा करी। अब कॉन्ट्रडिक्शन में जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम दे के, जब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तुम्हें एग्जाम्पल दे के बात करनी पड़ेगी, हमें मालूम है कि चारधाम रोड जो है वो उसकी चौड़ाई होना, उसका बनना, ये अपने आप में एक नीड तो था, लेकिन उस रीजन में हाईली वल्नरेबल एरिया है, वो वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है, आपदा की स्थिति को, और आपदा के चांसेस, जब आपदा आएगी तो हो सकता है उन क्षेत्रों में ज्यादा उससे कुछ ना कुछ नुकसान हो, तो कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्रों की जो है डिस्टेबलाइजेशन कह सकते हो, या उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड्स वगैरह की ट्रिगरिंग इफेक्ट जो है वो और हमें थोड़े ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। जब जैसे मान लो हमें डैम्स बनाने होते हैं, हाइड्रो पावर बनाना होता है, लेकिन उनका रिलेशन आप देखोगे तो फिर वही सॉइल इरोजन के साथ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वेस्टर्न घाट में भी हमें माइनिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, नहीं तो फिर गाडगिल कस्तूरी रंगन जो कमेटी, उनके हिसाब से अगर आप चलोगे तो वो काफी ज्यादा अपने आप में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज है, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट जो है उसके हिसाब से करना है। तो ऐसी अर्बन एक्सपेंशन, तो आप जब भी बात करेंगे सबसे पहले बॉडी स्टार्ट करें तो तीन चार पॉइंटर्स आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ देने होंगे कि कहीं पर कैसे एक्चुअल में जरूरत थी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन वैसे वो कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज भी थे, और जहां पर डिजास्टर की रिस्क भी जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। अब लेकिन इसको मैनेज कैसे करोगे, तो मैनेज करने का भी उसने बोला कि हाउ दिस कैन बी मैनेज। तो सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज तो कि हम हमारे इकोलॉजिकल जोन में एक लिमिट के आसपास ही रहें, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी आवश्यकता है, जितनी नीड है, उस चीज पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मतलब उस पूरे एरिया की हमें कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देना पड़ेगा, मतलब पैरेलली एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग साथ में ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट इतना कर दिया कि फिर उसके इम्पैक्ट हमें फिर बाद में दिखाई दे रहे हो, है ना। रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग आप लोग कर सकते हो, जिसमें जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को ऐसे ही सिर्फ कागजों में ना रहने दें हम लोग। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, पर्यावरण प्रभाव आकलन,
लास्ट ईयर भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उससे उसके आसपास की कहानी है ये। इसमें एग्जांपल आपको देना ही होगा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या पर्यावरण प्रभाव आकलन एक टूल की तरह है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको चालू करना है, कुछ भी चीज चालू करनी है, तो उसको चालू करने से पहले ही उससे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेंगे उसका पहले ही आकलन हो जाता है। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है इट इज अ टूल, मतलब ये प्रोजेक्ट को रोकने के काम नहीं कर रहा है, ये पहले हमें सॉल्यूशन एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर लेने की व्यवस्था के लिए ये यूज किया जाता है। तो उसको प्रॉपरली रेगुलेट हो वो उसके थ्रू, मतलब उसका महत्व को बढ़ावा दिया जाए, तो उससे हम कई बार चीजें, क्योंकि अल्टरनेट हमें कम से कम उससे मिल भी जाया करेगा। और फिर प्रॉपरली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के जो है जोनेशन भी हमें होना चाहिए, मतलब जो है प्रॉपर इनके द्वारा जो इस तरह की कमिटीज वगैरह के जो निर्देश हैं वो पालन हो। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन का मतलब जो एनडीएमए वगैरह है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ साथ उनकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को लेकर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि मतलब, या इसमें एक एग्जांपल हम हमारे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये इसमें हम लोग बात स्पेशली कर रहे होते हैं कि हमें उस पूरे रीजन का एक साइंटिफिक असेसमेंट करना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो तो एक्चुअल में हमें चीजें पता हो, उसके प्रॉस कौन सारी चीजें। तो ये मिशन के बारे में बता सकते हैं हम। हमारे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं, काफी इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। तो दोनों चीजें एक साथ बैलेंस्ड की जा सकती हैं, मैनेज की जा सकती है, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन और इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो मतलब एट द एंड कंक्लूजन में भी हमें बैलेंस तो बताना ही पड़ेगा, कि मतलब हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि सिर्फ डेवलपमेंट बिल्कुल ही रुक जाए और सब सिर्फ इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की तरफ चले जाएं, तो फिर बहुत सारे एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें फिर इम्पैक्ट चली जाएंगी। तो उन सब चीजों का एक बैलेंस बना के हमें लिखना होगा। इस तरह की थॉट प्रोसेस ये सब क्लास में हमारे डिस्कशंस हो ही रहे होते हैं। प्लस क्लासेस का आप हिस्सा बन सकते हैं, पेड क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी यूपीएससी की जर्नी तुरंत चालू कर सकते हैं आप। अगर आप रैंडम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आधा वहां से पढ़ रहे हैं, इधर उधर से पढ़ रहे हैं, बेस्ट है कि एक जगह से पढ़ें आप और अच्छे से इंडिया के अनुभवी शिक्षकों से पढ़ के पूरी यूपीएससी की तैयारी कवर कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको पूरा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बायलिंगुअल मतलब हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में मिल जाएगा आपको, और नोट्स वगैरह के साथ सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर मिल जाएंगे। ये ऑफर कल एंड हो जाएगा। इस अपने सब्सक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग या अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एम पूछ रहा है, गोल पूछ रहा है किसका, कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, मतलब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। ये बेसिकली क्या है समझते हैं, जो नए बच्चे उनको ले मैं बता रहा हूँ। फिर वो बोल रहा है भारत के कमिटमेंट और इनिशिएटिव्स भी थोड़े से बताइए, इन गोल्स और टारगेट्स को कवर कर, कैसे भारत कवर कर रहा है। सबसे पहली चीज तो हम लोग ऐसा मान के चलो कि क्लाइमेट चेंज जैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज नहीं होने देना है, हमें ग्रीन हाउस गैस को जो है उत्सर्जन को रोकना है, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी अक्सर चर्चाएं रहती हैं कि भैया जैव विविधता को हम लोग कैसे भी संभालें, आसपास की जो जैव विविधता है उसको कंजर्व करें। तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल आया, ठीक है, UNFCCC आया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल आया, क्योटो के बाद में फिर आप देखते हो पेरिस एग्रीमेंट आया, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए उस टाइम जब UNFCCC आया था, वैसे ही उस टाइम एक कन्वेंशन आया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, CBD। उसके अंतर्गत कुछ प्रोटोकॉल्स आए, जैसे कार्टाजिना प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, इस तरह से। तो इनकी अपनी अपनी बायोडाइवर्सिटी को मतलब कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं। ऐसे ही एक फ्रेमवर्क आया था इनकी, जो रिसेंट COPs हुई थी उनमें, जिसमें स्पेशली कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया था। तो ये भी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत ही आप इसके कनेक्शंस बना सकते हो, और स्पेशली जैव विविधता को संरक्षित करने का। अब यही क्यों न्यूज में आया, या मतलब यही क्यों पेपर में आया, देखो क्या होता है, इनिशिएटिव्स तो ग्लोबल लेवल पे हम लोग ले रहे होते हैं, लेकिन पता है इन इनिशिएटिव्स को अप्लाई करने में हर कोई इतना आगे नहीं आ सकता, तो फिर कई बार क्या होता है टारगेट बेस्ड चीजें लेनी पड़ती है हमें। तो ये पर्टिकुलरली इतना ज्यादा न्यूज में इसलिए भी था, ये आप न्यूज उस टाइम 2-3-4 साल पहले की जब आप न्यूज़ देखोगे तो तब से कवर हो रहा है टॉपिक, मतलब हर साल इसके बारे में हमने चर्चा करी है, अगर आपने करंट अफेयर्स के वीडियो मेरे देखे हैं तो स्पेशली बायोडाइवर्सिटी को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर ये फ्रेमवर्क काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ टारगेट्स को लेकर इन्होंने बात करी थी। तो सबसे पहली चीज कि देखो 2022 में बोला, काफी पुरानी चीज है ये, और COP15 जो 15th मीटिंग थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें ये 30x30 फ्लैगशिप टारगेट्स आए थे कि 2030 तक हमें जो है, तो टारगेट्स और गोल्स के बारे में बात करें तो इनने 4 गोल्स की बात करी थी एक तरह से, है ना। टोटल 4 गोल्स थे। 4 गोल्स कैसे कि सबसे पहली चीज तो कि इकोसिस्टम जो है, या जो भी स्पीशीज का नुकसान हुआ है उनकी रिकवरी हमें करना है, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी उसका सस्टेनेबल यूज हो,
जो उससे होने वाले जो उत्पन्न जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका भी बेनिफिट शेयरिंग यानी कि सब तक पहुंचे उसका फायदा, ठीक है। उसके बाद में अधिकार मतलब सबका है उसमें। उसके बाद में फाइनेंस कैपेसिटी टेक्नोलॉजी, मतलब इस चीज को सब कुछ करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारे पास उतना फाइनेंस कैपेसिटी सब कुछ बिल्ड करने की कहानी हो। और फिर इन्होंने टारगेट्स भी लिए थे कि 2030 तक, तो टोटल 4 गोल थे और करीब करीब आप मान के चलो 23 टारगेट्स थे। कितने थे? 23 टारगेट्स थे। तो सब 23 टारगेट्स तो तुम लिख नहीं पाओगे, तो उसमें से कुछ फेमस जो है लिख सकते हो, नहीं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ऐसा भी यूज कर सकते हो कि जो टारगेट्स थे 30 वो किस किस सेगमेंट के थे वो भी हम ऐड कर सकते हैं कि भाई कुछ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थे, स्पेशली जो थ्रेट्स हैं, खतरा है उनके सस्टेनेबल यूज को लेकर बात कर रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात हुई कुछ गोल्स में, मतलब टारगेट्स में। कुछ ओशियन से रिलेटेड थे, फ्रेश वाटर से रिलेटेड थे, लैंड टारगेट्स भी थे। तो उसमें लैंड, वाटर, फ्रेश वाटर, ओशियंस, उनके इम्प्लीमेंटेशन जितने भी टारगेट्स थे तो उनको आसपास को लेकर इन्होंने टोटल 23 टारगेट्स बनाए थे बेटा। अब 23 टारगेट में से मेरा मानना यह है कि कुछ करो ना करो आपको 30x30 के बारे में तो जरूर बताना था। हाँ, हार्मफुल सब्सिडीज के बारे में भी इसमें चर्चा हुई थी। ये मतलब जो करंट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता ही है। तो 30x30 के बारे में इसमें था कि लगभग 30% जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं ग्लोबली उसको हमें रिस्टोर करना है। और लगभग आप ये मान के चलो कि करीब करीब लगभग 30% एरिया, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, इनलैंड वाटर हो, कोस्टल रीजन्स हो, उसको भी हमें जो है एक तरह से रिस्टोर करना है। मतलब जितना भी लैंड मास है उसका करीब करीब 30% जो है डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने की कहानी। तो ये 30x30 इज लाइक 30% उनके टारगेट को लेकर बात कर रहा है वो, है ना। बहुत सारी जो ऐसी स्पीशीज है उनको 2050 तक उनके एक्सटिंक्शन को हमें रोकना है जो होने वाली थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये 30x30 हो गया, हार्मफुल सब्सिडीज हो गया, स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन हो रही है उनको बचाना, ऐसे 4-5 टारगेट्स के बारे में आप एटलीस्ट तो जो है लिख सकते हो। तो 30% लैंड सी कंजर्वेशन बाय 2030, ये वाला एक पॉइंटर्स को हमें इसमें यूज करना था, ठीक है। अब भारत के जब कमिटमेंट की बात आती है इसमें, अच्छा लिखने को तो बहुत है लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से ही लिखना है वर्ड लिमिट में ना, इसलिए हमें ज्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। इंडिया के कमिटमेंट्स और इनिशिएटिव्स के अंतर्गत हमें सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारे क्या एक्शन प्लान्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हम हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क थे उसके एक्सपेंशंस को लेकर हम हमारे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट चीता को लेकर बात कर सकते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में बता, मतलब एक तरह से इनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में जो है जो कंपनसेटरी फॉरेस्ट्रेशन को लेकर हम बात कर सकते हैं। इसके बाद में एक अच्छी चीज़ और जो आप देखोगे कि भारत ने रिसेंटली 7th नेशनल रिपोर्ट भी सबमिट करी थी रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी, है ना। उसमें ये तक बताया गया था कि जो 23 टारगेट्स हैं प्रॉपर वो पूरे बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं। मतलब होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच पे काम कर रहे हैं, सब कुछ मिल के काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया को बढ़ावा देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर भी जो है करीब करीब प्रतिशत बढ़ा है, रामसार साइट्स को बढ़ावा मिला है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप बता सकते हो आराम से कि 30x30 कंजर्वेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। मैंग्रोव्स, मतलब कि मैंग्रोव्स को लेकर भी हमारा काम चल रहा है, वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पीशीज रिकवरी भी चल रही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी चल रहा है। ऐसे 4-5 पॉइंटर्स को आप बता सकते हैं विद डेटा के साथ। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, बट ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब कुछ हमें लिखना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, व्हाट आर द चैलेंजेस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, डिस्कस द गवर्नमेंटल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, discuss the success failure cases of Delhi and Indore cities highlighting the salient feature of their solid waste management initiatives। तो कहने का मतलब जो है पहली चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखो क्वेश्चन के कितने हिस्से पहले देखो, पहली तो बात कर रहा है कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा वो कह रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रेमवर्क बताओ, है ना, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और क्या क्या और सॉलिड वेस्ट को लेके। फिर इसके बाद में सक्सेस और फेल्यूर बताना है आपको दिल्ली का और इंदौर का, मतलब बेसिकली इंदौर, दिल्ली का कुछ फेल्यूर अगर है और इंदौर के अगर सक्सेस है तो वो बताएंगे हम लोग। तो कम से कम ये
आपको आपके आंसर में 1 2 3 4 सेक्शंस अलग अलग दिखने चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखें कि थोड़ा डेटा से हम शुरू कर सकते हैं कि एक बड़ी मात्रा में जो है इंडिया जो है सॉलिड वेस्ट जो है जनरेट करता है। तो पहला हिस्सा चैलेंज, अब इतना टाइम तो होगा नहीं, तो चैलेंज में एक चैलेंज तो है नहीं, तो मल्टीपल चैलेंज, तो आंसर तुम्हारा ऑटोमेटिकली पॉइंट में चले जाएगा कि भैया सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट मैनेजमेंट में सोर्स का जो सेग्रीगेशन है इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है ना, लैंडफिल इतने ज्यादा हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, एनफोर्समेंट ही सही नहीं है, मतलब कई बार फाइन्स जो है नहीं लग पाते हैं, माफ हो जाते हैं, मतलब उतना वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बीमारियां अलग अपने आप में फैल रही हैं। तो चैलेंजेस तो आपको जो उस थॉट पे आ सकता है, इनफैक्ट आप इसमें एग्जाम्पल भी अगर आप लिख पाओगे शहरों के, है ना, तो वो आपके आंसर को और ज्यादा जो है महत्व दे देगा। इसके बाद में जो है आगे अगर हम बढ़ रहे होते हैं, जैसे चुनौतियों के बारे में बात करें, अब पॉलिसी फ्रेमवर्क में आप एक को ना एक्सप्लेन करें, मतलब आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो रिसेंटली अमेंड हुए थे उसके 2-3 पॉइंटर्स आप लिख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताएं, आप स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बताएं, इस तरह से आप बता सकते हो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्यों आए थे। तो उसके पूरे रूल भले ही तुम्हें याद नहीं हो, लेकिन बेसिक चीज क्या होती है किसी भी मैनेजमेंट रूल्स को लेकर, हम ये कि कहाँ से मैनेजमेंट, देखो रूल्स बेसिकली कलेक्शन से लगा के प्रोसेसिंग तक की बात कर रहा होता है, तो आप सब कुछ उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई पहले सेग्रीगेशन होता है, उसकी डिजिटल ट्रैकिंग है, और फिर बाद में पूरा वेस्ट जो जनरेटर्स वगैरह जो है उसके थ्रू सबको सेग्रीगेट करके और प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाना। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बता सकते हो। फिर कुछ चीजें जैसे ई वेस्ट वगैरह को लेकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिसमें ई वेस्ट से ही आया है कॉन्सेप्ट कई बार कि एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जिसने प्रोड्यूस किया उसकी भी तो जिम्मेदारी है, तो वैसे एस्पेक्ट्स के बारे में भी आप लोग बता सकते हो। तो सरकार पूर्ण कोशिश कर रही है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं सही तरीके से, तो एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा। दिल्ली और इंदौर के बारे में जरूर बता सकते हो। तो दिल्ली का अगर मान लो फेल्यूर को डिस्कस करना है, तो हमें मालूम है कि उतनी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, एनजीओ के कई बार मतलब एक तरह से जो रोल थे वो उतने बेहतर मतलब सही तरीके से कंसिडर नहीं कर लिए गए, है ना, मतलब एक पार्टनर्स की तरह ना कंसिडर करके उनको जो है एक्टर्स की तरह कंसिडर कर रही है, ऐसा आप समझ लो। फिर दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप अपने आप में है, कुछ प्लांट्स और सारी चीजें जो है उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी इंदौर में हमें देखने को मिली। इंदौर का तो आप मतलब देख ही सकते हो कि स्टार्टिंग से लगा के एंड तक, मतलब कलेक्शन वाला पार्ट, इनफैक्ट इंदौर में तो मैं कम्युनिटी की बात पहले करूंगा कि भाई कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत है, जो डोर टू डोर कलेक्शन तभी हो पाया जब 2-2 डस्टबिन जो है हर घर में मिली है आपको, कि एक ड्राई और एक जो है वेट वेस्ट का जो है इकट्ठा होना अलग अलग। तो घर से ही चीजें डिस्ट्रीब्यूट होना जब चालू हो जाती हैं, तो आपके आंसर में 2 चीजें अलग अलग दिखनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। कि दिल्ली की समस्या वही है कि डंप साइट जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, ठीक है। एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ के अपने रिस्क हैं, रेमेडिएशन एफर्ट लगाएं, लेकिन उतना ज्यादा मतलब इंपैक्टफुल हमें दिखाई नहीं दिया, ठीक है। ऐसे इंदौर में सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से हुआ, प्रोसेस बहुत अच्छे से हो गई, ठीक है। रेमेडिएशन प्रोसेस जो थी वो बहुत अच्छी थी, जिसमें बायोमाइनिंग एंड साइंटिफिक प्रोसेसिंग अक्सर हमें उसमें जो है देखने को मिली। तो ये दोनों की यहाँ पर आप केस स्टडीज से बेहतर कर सकते हैं। तो इंदौर का मॉडल सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूशनल विल तो है ही है, लेकिन साथ में सिटीजनशिप का भी जो है, या सिटीजन जो है मतलब जनता जो है उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। और दिल्ली का गैप ये हमें शो करता है कि पॉलिसी से काम नहीं होगा, एनफोर्समेंट और पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जहां पे आप अपनी इच्छा से बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अगला सवाल भी बड़ा प्यारा है, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में कहा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर भी वो समुदाय की जो है या एक तरह से कम्युनिटी का जो है एक तरह से रोल पूछने की वो स्थिति में आ रहा है। तो समझते हैं, और उसके बाद में वो कह रहा है कि इसको स्टेटमेंट को एनालाइज करो सुटेबल एग्जांपल्स के साथ, मतलब बिना एग्जांपल के तो क्या ही इस बात को प्रूव भी कर पाएंगे हम लोग, और फिर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो बहुत बेसिक बात है, हमें समझ में आ रहा है कि कम्युनिटी, पता है कि क्यों कम्युनिटी, क्यों, क्योंकि जब आपदा आती है तो सरकार थोड़ा लेट ही मिलेगी तुम्हें, मतलब लेट मिलेगी इन द सेंस कि एनडीआरएफ वगैरह भी उस समय फिर धीरे धीरे तैनात की जाएगी। एकदम से जो पहला किसके पास आने वाला है आपदा, कम्युनिटी के पास, कम्युनिटी को ही सबसे पहले झेलना है सर। तो सबसे पहले रिस्पॉन्डर वो अगर रहेंगे तो लोकल नॉलेज और उसकी जो एक तरह से उसका जो पार्टिसिपेशन है वो डेफिनेटली जो है बहुत ज्यादा महत्व रख लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैटर क्यों करता है। तो हमें मालूम है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, लोकल नॉलेज उनके पास है, ट्रस्ट फैक्टर है, सस्टेनेबिलिटी, मतलब सीधी सी बात है कि आगे तक तुम इन सब चीजों को, आपदा प्रबंधन को जो है बेहतर कर सकते हो। एक अच्छी चीज और मुझे जो लगी थी, लास्ट माइल अर्ली वार्निंग, मतलब
आखिरी तक अगर कोई है तो कई बार अर्ली वार्निंग भी लोग ही पहुंचाएंगे घर घर तक जो है, आप देखना। तो ये चीज आप कह सकते हो लोकल नॉलेज है ना। उसके बाद में जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपदा मित्र प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जिसमें एक तरह से जो फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें कि जो कम्युनिटी है उसको अवेयर कराया जा रहा है, ठीक है, और ताकि एटलीस्ट स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स के साथ साथ उतना ही बेहतर हमें जो है आपदा का प्रबंधन करने को मौका मिल जाए। तो ये एक बेसिक चीज है कि कम्युनिटी जो है उसको किस तरह से हम लोग उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, उसकी ट्रेनिंग को बेहतर करके, ताकि हम सर्च एंड रेस्क्यू, फर्स्ट एड, डिजास्टर प्रिपेयरनेस ये सब कुछ पहले कर सकें, टाइम से कर सकें, ऑन टाइम कर सकें। तो कहीं ना कहीं इनका रोल तो है ही सर। तो वाई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैटर्स, तो ये अपने को पता होना चाहिए, और इसी बात को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। उड़ीसा के जो चक्रवात है, केरला की जो बाढ़ है, भुज अर्थक्वेक है, इनके बारे में आप एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं कि वहां पर जो है कम्युनिटी किस तरह से हमेशा बेहतर रिस्पॉन्स की हुई है, ठीक है। इसमें एक दो चीजें जो मुझे बतानी थी, जैसे ये उदाहरण के तौर पे केरला के फ्लड में जो कुटुंबश्री ग्रास रूट ने जो नेटवर्क था, उनके द्वारा कम्युनिटी किचन्स, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिकवरी, ये सारी चीजों का एक एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। केरला के जो फिशरमैन्स हैं, या लोकल गवर्नमेंट का रोल, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रोल, ये सारी चीज भी जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम्स भी जो है कहीं ना कहीं कम्युनिटी से काफी ज्यादा क्लोज इंटरलिंक्ड रहेगा, तो उसका आप उदाहरण दें। अब इसमें जैसे एकदम से वहां चीजें याद नहीं आती इस तरह की, तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे केरला में फिशरमैन का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर वहाँ की कम्युनिटी के बारे में बात कर ली, ठीक है, भुज अर्थक्वेक के बारे में हमने बात कर ली, तो आप दो तीन एग्जांपल्स देंगे। अब अचानक कभी मान लो यहाँ ब्लैंक हो गया आपकी, यार मैं कैसे एग्जांपल दूंगा कम्युनिटी का, तो आप पहले लेवल पे सोचो कि पहले अर्थक्वेक या कहीं भी डिजास्टर आ कहाँ रहा है, फिर वहां का आप प्लेस ले जाओ और वहां की कम्युनिटी के बारे में चर्चा कर लो। तो इस तरह से भी आप आंसर को अपने क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे चैलेंजेस को लेकर। तो सही बात है कि अगर अवेयरनेस नहीं पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है, कोऑर्डिनेशन का इश्यूज है, कई बार लैंग्वेज बैरियर आ जाते हैं, रिसोर्सेज ही नहीं है जो है, ठीक है, सोशल फ्रेगमेंटेशन है, कई बार आप देखते हो। तो चैलेंजेस अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है वो रियल चैलेंजेस हम बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए भैया हमारी क्षमता का विकास हमें करना होगा। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और ये सब चीजें जो है उनका एक लिंकेज बनाना बहुत जरूरी है। हम तो ये कोशिश करें कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वही ढंग से लागू हो जाए, तो आधे से ज्यादा काम हो जाए, क्योंकि उसके अंतर्गत भी हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हमेशा बढ़ावा देने की प्राथमिकता रखते हैं। तो एक प्रूवन फोर्स है सर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो आपदा के प्रबंधन में एक मल्टीप्लायर का जो है काम कर रहा होता है। ये सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आपको इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आपको समझ आ रहा होगा कि सिर्फ बैठे रहने से, सवाल दिमाग में रखने से कुछ नहीं होना है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपके सारे बेसिक्स और सब कुछ आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अनअकैडमी के साथ जुड़े और ट्रस्ट में आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पुरानी, सबसे अनुभवी टीम से आप पढ़ें और ये सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट लें। लास्ट डे है कल, और इस प्राइस पॉइंट पे आप अपना सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, यू कैन यूज द कोड SGYT10। आपको कैसे लगे क्वेश्चंस जरा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।